नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन की एक ऐसी महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इसलिए यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, वे सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताकर चलूंगा ताकि परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर सको। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर यहां पर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि एक दर्रा आपको याद रखना है, बोलन दर्रे के पास। किस दर्रे के पास पड़ता है? बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ पड़ता है, जो कि एक उपजाऊ मैदान है। कैसा मैदान है? एक उपजाऊ मैदान होने के कारण यहाँ पर खेती भी की जाती है। क्या की जाती है? खेती भी यहीं पर मेहरगढ़ में की जाती है, जो कि पाकिस्तान में पड़ने वाला एक स्थल है। अगर मैं बात यहाँ पर करूं हल्लूर की, हल्लूर ये कहाँ का स्थल है? ये आंध्र प्रदेश का स्थल है। चिरांद, चिरांद एक पुरापाषाण कालीन स्थल है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार राज्य में पड़ता है। मेहरगढ़ मैंने आपको बताया पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास पड़ने वाला स्थान है। बुर्जहोम, बुर्जहोम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? ये कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्जहोम में किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोगों के गर्तों में रहने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोग यहाँ पर गड्ढों यानी कि जमीन को खोदकर रहते थे, गर्तों में निवास करते थे कश्मीर के बुर्जहोम में। वहां पर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं इतिहासकारों को। मैंने आपको यहाँ पर राइट आंसर बताया, मेहरगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह-अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की? चार्ल्स वेल्ड ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, वो भी लौह-अयस्क के भंडारों की खोजबीन के तहत। उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स वेल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन हस्त विहिस्त की सही व्याख्या है? हस्त विहिस्त का अर्थ होता है एक केंद्रीय कक्ष जो 8 कमरों से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हस्त विहिस्त उसको बोलते हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित देशों की वह सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? सबसे पहले कहां से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था आपको बताना है। कोरिया, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, जापान, चीन, कोरिया, जापान, चीन, जापान, कोरिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा चीन, कोरिया, जापान। सबसे पहले जो बौद्ध धर्म था, सबसे पहले तो भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत के बाद ये कहाँ पर फैला था? उसके बाद ये चाइना में फैला। चाइना के बाद ये कोरिया में फैल गया था। कोरिया के बाद सबसे लास्ट में जापान का नंबर यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से इसका क्रम है बौद्ध धर्म के फैलने का। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हालहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। कारण, वे प्राच्यवादी थे। क्या वे प्राच्यवादी थे? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। चलिए आपको बताता हूँ, ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। आर ए की सही व्याख्या भी है। व्यक्ति का नाम है हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हालहेड। ये दो व्यक्तियों का नाम है जो कि भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे, जो कि प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी का मतलब क्या होता है? जो पश्चिमीकरण यानी कि पश्चिमी देशों की बात करते हैं वही आपके प्राच्यवादी थे। जो पश्चिमी देशों की बात करते थे वही प्राच्यवादी थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर पूछा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार अब तक पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक तरफ ये सभी चीजें क्या दी गई हैं? ये भूमि के प्रकार हैं। क्या हैं? ये सभी
भूमि के प्रकार हैं जो कि प्राचीन काल में चोल साम्राज्य में इनका वितरण किया जाता था, है ना, किस प्रकार से दान किया जाता था, उसी से संबंधित यहाँ पर है। मैंने आपको बताया होगा, क्या बताया होगा, पल्लीचदम। पल्लीचदम क्या है, ये होती है जैन संस्थानों में दी जाने वाली दान में भूमि। और मैंने आपको बताया था साला भोग। साला भोग का मतलब होता है, साला भोग का मतलब क्या होता है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग बोलते हैं। देवदान बोलते हैं दोस्तों मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को। वेलन बगाई बोलते हैं गैर ब्राह्मण किसान को दी गई दान में भूमि या उसकी किसान की ही भूमि को ही यहाँ पर वेलन बगाई के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का मिलान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना, सेकेंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला भी पूछा जा सकता है, सिंपल तौर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेलन बगाई याद रखना ये गैर ब्राह्मण किसान की भूमि थी। देवदान जो कि मंदिर को दान में दे दी जाने वाली भूमि थी। साला भोग मतलब कि विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी। और पल्लीचदम जो कि जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि का नाम है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है मध्य भारत में बेवर से तात्पर्य क्या है। बेवर दरअसल एक प्रकार की खेती होती है, कृषि होती है, घुमत्तू खेती। घुमत्तू खेती जो होती है जिसको झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती या झूम खेती को किस नाम से जानते हैं, बेवड़। बेवर या बेवड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेवड़ या बेवर के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती को यानी कि झूम खेती को मध्य प्रदेश में बेवड़ के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया है। बेवर से तात्पर्य क्या है, झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो कि मध्य प्रदेश में ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार बताया है। राइट आंसर होगा वीरेशलिंगम पुंतुलु जो कि आंध्र प्रदेश यानी कि आपके दक्षिण भारत से ही बिलोंग करते थे, है ना। तो इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, ये मैंने आपको बताया था। और विधवा विवाह के समर्थन में कौन कौन व्यक्ति थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये विधवा विवाह के समर्थन में थे। और जो सती प्रथा है, सती प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए या इसका प्रतिबंध होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए, इसके लिए किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहा कि सती प्रथा को बंद होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। ये किसने बोला था, राजा राम मोहन राय ने बोला था, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में किसने तर्क दिए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिए थे। परंतु मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था वीरेशलिंगम पुंतुलु, है ना, जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह कथन ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानि, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर, किसके द्वारा दिया गया है। मैंने आपको बताया था नारायण गुरु के द्वारा ये दिया जाने वाला एक नारा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। नारायण गुरु ने नारा कौन सा दिया, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया है, ये भी दक्षिण भारत से ही बिलोंग करते थे। नारायण गुरु ने इस नारे को यहाँ पर दिया है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों ए आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। यहाँ पर दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, कौन सा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी कैसी दी गई, सही दी गई और सही व्याख्या भी करती हैं, ठीक है ना। भक्ति संत आपके प्रादुर्भाव हुए थे महाराष्ट्र में भी और दक्षिण भारत में भी। जैसे अलवार संत की मैं बात कर लूँ और आपके नैनार संत भी हुए थे, है ना।
तो आपको पता होना चाहिए नैनार संत शिव के उपासक हैं। किसके उपासक? शिव के उपासक थे, शिव के भक्त थे। अलवार ये विष्णु के उपासक थे। इन सभी ने ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध किया था, जन्म आधारित परंपराओं का विरोध किया था, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी जो रचनाएं थी ये बिल्कुल सरल थी, सभी लोग इन रचनाओं को पढ़ सकते थे, गा सकते थे, इसलिए ये अत्यधिक लोकप्रिय हुए थे। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया था। यहाँ पर आपको बताना है अविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, मोहनदास। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा चित्रकारों में से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, राजा रवि वर्मा ने। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। अमृत बाजार पत्रिका जो थी इसका प्रकाशन किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता था? इसका प्रकाशन शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया जाता था। वहीं मैं बात करूं अगर इंडियन मिरर की, इंडियन मिरर जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती थी। सुधारक गोपाल गणेश अर्गकर, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा। इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का मिलान हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। वाडुंग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ था 1955 में। कब? 1955 हुआ था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, इसकी बात कही गई थी। कब बात कही गई थी? 1953 में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। पहला आम चुनाव ये 1951 से 52 के बीच में हुआ था। 1951 से 52 के बीच में होने वाला था पहला आम चुनाव। अब आपको काल क्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर 1950 आएगा, यानी कि योजना आयोग आएगा। सी सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? उसके बाद पहला आम चुनाव यहाँ पर डी वाला आ जाएगा। सी के बाद डी, सी के बाद डी आएगा। उसके बाद यहाँ पर भाषाई आधार पर राज्य का गठन 1953 आएगा। सबसे लास्ट में ए यहाँ पर आएगा। गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बाडुंग में हुआ था 1955 में। तो उस हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? सेकेंड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला आम चुनाव भारत में 1951 से 52 के बीच में हुआ था। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी 15 मार्च को। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में इसकी बात कही गई थी। 56 में राज्य बना दिया गया था। गुट निरपेक्ष देशों का बाडुंग में जो सम्मेलन हुआ था 1955 में हुआ था। कब? 1955 में हुआ था। इसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। राइट आंसर सेकेंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कथन ए और बी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषता है? किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं? यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं जिससे होकर के गुजरती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखाएं, ये तीनों प्रकार की रेखाएं दक्षिण यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। और यही एक ऐसा महाद्वीप है जो कि चारों तरफ से समुद्र तथा महासागरों से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कारण, मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपको बताता हूँ। मकर रेखा जो होती है, कौन सी रेखा? जो ये मकर रेखा होती है और
दक्षिण ध्रुव व्रत होता है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं, यानी कि यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये भी बात सही है, परंतु इसका यहाँ पर कारण नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या यहाँ पर नहीं होगी। अगर इसके सिर के ऊपर नहीं होगा तो ये क्षेत्र कैसा होगा, ठंडा होगा, किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो वो मकर रेखा और मतलब कि वो आपका उष्ण कटिबंध में चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। कथन तो आपके दोनों सही हैं, परंतु सही व्याख्या नहीं होगी, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प चयन करें। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, बिल्कुल सही कहा गया है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, ये भी सही है। सबसे पहले भूकंप का जहाँ पर अनुभव होता है उस स्थान को कहते हैं, क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र वाले स्थान पर सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक हानि अधिकेंद्र पर ही होती है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर जाएंगे, है ना, दूर जाएंगे तो वहां पर भूकंप कम होगा, यानी कि धीरे धीरे कम होता जाएगा भूकंप की गति। इसलिए दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कर सही उत्तर चयन करें। घास के स्थलों के नाम अवस्थिति, यानी कि एक तरफ घास के स्थलों के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर इनका मिलान करना है। चलिए आपको यहाँ पर मिलान करके बताता हूँ किस प्रकार से आप लोग इसका मिलान यहाँ पर करोगे। कंपोस, कंपोस जो है ये ब्राजील में पाए जाते हैं घास के मैदान, जिनको कंपोस के नाम से जानते हैं। वहीं जो आपके क्या है, जो आपके पैम्पास हैं, पैम्पास ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पैम्पास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पैम्पास के नाम से जाना जाता है। और जो डान होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लानोस वेनेजुला में पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का मिलान हो जाएगा। पहला वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंपोस ब्राजील में पाए जाते, पैम्पोस अर्जेंटीना, डान ऑस्ट्रेलिया, लानोस वेनेजुला में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जोड़ता है, किन दो स्थानों को जोड़ता है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक और सेंट पीटर्स को जोड़ने वाला ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर पहला कथन गलत दिया गया है। पृथ्वी पर जितना भी जल है उसको ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, ये प्रकृति का नियम है। जल को ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, इसलिए पहला यहाँ पर कथन गलत होगा, क्योंकि कथन में कहा गया है पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता, इसलिए गलत है। ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। अलवड़ जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है, ये भी गलत यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कथन ये वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है, सेकंड वाला। यहाँ पर आपको बताना चाहूँ अलवड़ जल यानी कि जो स्वच्छ जल है पृथ्वी पर उसका परसेंटेज कितना है, 2.7% है, परंतु 2.7% जो जल है ये जल आपके हिमनद के रूप में भी है, नदियों के रूप में भी है, बर्फ के रूप में भी पाया जाता है, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ग्रीनलैंड है, उन सभी को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर 2.7% जल पाया जाता है, जो कि मानव इसको पीता नहीं है परंतु अलवड़ जल है। क्या मानव हिमनद का जल पीने जाएगा, बर्फ का पानी पीने जाएगा, क्या नदियों का पानी पीने जाएगा? नहीं। 2.7 उपलब्ध है परंतु अलवड़ जल है इतना, लेकिन मानव इसका उपयोग नहीं करता है। जल का उपयोग के लिए उपयुक्त है और उपलब्ध है, लेकिन उपयोग कितना करता है,
1% मानव इसका उपयोग करता है, इसलिए आपका सेकेंड वाला भी गलत है। इतना यहाँ पर आपका सही था, इतना जल उपस्थित है, परंतु मानव उपयोग के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलत हुआ। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था, ये बात सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवल सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको एनसीईआरटी में बताता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि महासागर समुद्र का जल होता है, वो लवणीय यानी कि खारा होता है, इसलिए मानव इसका प्रयोग नहीं करता है। नीचे लिखा है अलवण जल केवल 2.7% ही है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच से बाहर है। ये जो जल है 2.7, ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है, क्योंकि पर्वतों में पाया जाता है, बर्फों के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। कितना? 1% ही जल उपलब्ध है, जिसका प्रयोग मानव अपने उपभोग के लिए करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर अब समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर केवल और केवल सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? बादलों से मुक्त होना, मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना, विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होना। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बादलों से मुक्त होता है बिल्कुल ही समताप मंडल, जिस कारण यहाँ पर हवाई जहाज आपके उड़ाए जा सकते हैं। ठीक, आगे यहाँ पर बताया गया है, आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त, ये गलत है। यहाँ पर आपकी गैस भी पाई जाती है ना, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है ना, ओजोन लेयर यहाँ पर आपकी पाई जाती है, जो कि परावैंगनिक किरणों से हानिकारक पृथ्वी को यहाँ पर बचाने का काम करती है, ओजोन लेयर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका मुक्त नहीं होती परंतु पाई जाती है, इसलिए गलत है। पहला और दूसरा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए एंड बी। तो राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका माना जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, आगे यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन से कथन सही है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। जैसे ये ग्लोब है, बीच की रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। यहीं पर क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध, नाम ही है इनका उष्णकटिबंध सदाबहार। ये सदाबहार रहते हैं, जल भी आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है ना। तो यही आपके क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंध कहलाते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। क्या यहाँ पर होती है? अत्यधिक वर्षा होती है। ये भी बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर वर्षा भी अच्छी खासी होती है और धूप भी अच्छी खासी निकलती है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इस कारण उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ अल्प शुष्क मौसम है, गलत, शुष्क नहीं है, परंतु ये यहाँ पर बारिश भी होती है और गर्मी भी होती है। ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं झाड़ते, ये भी गलत है। ये सदाबहार ही होते हैं आपके। ए और बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों में से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जाते हैं। आपको यहाँ पर बताना है ग्रामीण से, गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? आखिर गांव के लोग शहर की तरफ क्यों भागते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। रोजगार की तलाश में भी जाते हैं, यानी कि काम उनको गांव में मिलता नहीं, इसलिए वो शहरों में जाते हैं काम की तलाश, यानी कि रोजगार की तलाश में लोग काम की तलाश में जाते हैं शहर की तरफ। शिक्षा की तलाश में भी कई लोग जाते हैं ग्रामीण से शहरों की ओर, सही बात है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में भी लोग जाते हैं, ये भी सही है। बेहतर आवास की तलाश में नहीं जाते हैं, बेहतर आवास के तलाश में नहीं जाते हैं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के तलाश में जाते हैं,
ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है नीचे दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें, सही विकल्प चयन करें। यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। औद्योगिकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है। वृद्धि को बढ़ावा देता है औद्योगिकरण, ये तो बात सही है। नगरों को और शहरों को विकास के वृद्धि में बढ़ावा देता है। उद्योग उन स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये भी सही है, परंतु ये कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। यहाँ पर औद्योगिकरण की बात कही गई है, वहीं यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक की बात कही गई है। इसलिए यहाँ पर दोनों आपके सही होंगे, परंतु सही व्याख्या नहीं करेंगे। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही है, ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। राइट आंसर सेकेंड वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है अगला। कहता है मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि क्या होता है, इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर पहला वाला ही सही आंसर हो जाएगा। मृदा की जो आर्द्रता होती है उसको रोकने में मदद मिलती है। बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, मृदा की आर्द्रता को रोकने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में काफी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचानिए जो विविधता दर्शाते हैं। विविधता दर्शाने वाले कथन आपको यहाँ पर बताने हैं। रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम ही कर रहा है। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है। रवि अपनी बहनों से मिलने और उनके साथ समय बिताने तीज के समय अपने गृह नगर जाता है। यहाँ पर आपको विविधता वाले कथन बताने हैं जो डाइवर्सिटी को यहाँ पर दर्शाते हों। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ कौन से कथन यहाँ पर दर्शाएंगे विविधता को। रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है। मंदिर में जाओ, चर्च में जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये क्या है, ये एक विविधता को दर्शाती है। बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला ए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम कर रहा है, वो तो सफाई का काम कर रहा है, ये कोई विविधता नहीं है, बल्कि इनके प्रति एक प्रकार का भेदभाव कह सकते हो, भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ पर नहीं होगा। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है, वो भैया ईद पर जाता है यानी कि त्योहार पर जाता है, ये भी एक विविधता की श्रेणी में ही आ जाएगा। रवि अपनी बहनों से मिलने तीज के समय जाता है, समय बिताता है, ये भी एक विविधता यहाँ पर हो जाएगी। बी आपका यहाँ पर गलत होगा, जिनमें बी लगा हुआ है वो यहाँ पर आपका गलत माना जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ACD हो जाएगा। कौन सा, ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है, ये स्थानीय संचार माध्यम का है। कैसा, ये स्थानीय संचार माध्यम का उदाहरण है खबर लहरिया। अगला प्रश्न कहता है एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकताएं हैं। एक समाचार पत्र है, उसमें ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जो संतुलित हो, किसी के प्रति भेदभाव को न दर्शाती हो, सभी को बराबरी दिखाती हो। क्या करती हो, सभी को बराबर यहाँ पर दिखाने का प्रयास करती हो, वही क्या होता है, संतुलित रिपोर्ट होता है। कहानी के सभी पक्षों का वर्णन जो कि बराबर होगा, निष्पक्षता के साथ करना चाहिए, ये भी सही होगा। सत्ताधारी दल का पक्ष लेने से, पक्ष नहीं लेना चाहिए किसी भी पक्ष का, दोनों पक्षों का पक्ष लेना, बराबरी यानी कि संतुलित रिपोर्ट होगी। अगर आप लोग सत्ताधारी जिसके पास शक्तिशाली है उसका पक्ष लोगे तो असंतुलन पैदा होगा, यानी कि संतुलित रिपोर्ट आपकी नहीं मानी जाएगी। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, करेक्ट होगा। सी को छोड़कर सभी राइट होंगे, जिनमें सी है उसको हटाओगे आप लोग, बचेगा यहाँ पर थर्ड वाला जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है। भिन्नता के संदर्भ में आपको बताना है। धार्मिक मामलों के हस्तक्षेप के स्तर, धार्मिक संस्थाओं को दी गई स्वायत्तता, धार्मिक संस्थानों की मान्यता, अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार,
यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर, जो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर कहता है जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। हिस्सा माना गया है, सही बात है, पहली तो यहाँ पर सही हो जाएगी स्टेटमेंट। हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त में मिले। पानी मुफ्त में मिले ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि मुफ्त में मिलेगा। ये बात यहाँ पर गलत है आपकी, ये बात यहाँ पर गलत है। पहली तो सही है, दूसरी गलत है। ए सही लेकिन बी गलत। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि कहता है भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। 1980 में शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज माना जाता था तथा किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली थी। क्या खुली छूट मिली थी? 1980 के शुरुआती वर्षों में, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये बिल्कुल छूट मिली थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। इसने बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं किए थे। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो बी यहाँ पर गलत है, ए सही है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला, इसका थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है हु इज द ऑथर ऑफ सुल्तानास ड्रीम। सुल्ताना का स्वप्न कहानी, सुल्ताना ड्रीम्स यानी कि सुल्ताना का जो स्वप्न कहानी है, एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सदाबहार है, यानी कि हर बार आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुल्ताना का स्वप्न कहानी की जो लेखिका है उसका नाम आपसे यहाँ पर पूछा है, उसका नाम है रुकैया सखावत हुसैन। क्या नाम है? रुकैया सखावत हुसैन। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। आपको यहाँ पर मिलान करना है। क्या करना है? मिलान आपको यहाँ पर करना है कॉलम ए का कॉलम सेकेंड के साथ। एक तरफ अर्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका यहाँ पर शब्दों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। अर्थ और शब्दों का यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्या करना है? आपको मिलान करना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ किस प्रकार से मिलान करोगे। रूढ़िवादिता क्या होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। एक जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है, वो आपका उल्लंघन कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्लंघन कहलाता है। जब लोगों के साथ समानता तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है, वो आपका भेदभाव कहलाता है। वहीं रूढ़िवादिता क्या होती है? एक मान्यता की विशेष समूह के लोगों के पास कुछ अचर लक्षण होते ही हैं, तो ये आपकी रूढ़िवादिता होती है। पहले का बी किस में है? थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। सेकेंड का सी, ठीक है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका माना जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नागरिक अधिकार या राजनैतिक अधिकार? यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी आता है, सही बात है। बुजुर्गों की देखभाल करना कि भारतीय संविधान के मौलिक तत्वों में आता है। बुजुर्गों की क्या करना? देखभाल करना, ये तो नहीं आता है संविधान में। हर आम चुनाव में वोट देना, हर आम चुनाव में क्या करना? वोटिंग करना, ये क्या आता है दोस्तों? ये भी आपका बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन हो तो दे दो, मन ना हो तो मत दो वोट।
अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना ये है मौलिक दायित्व। क्या है? ये है मौलिक दायित्व। तो ए और डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ए डी थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिकों को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों या अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ है। अनुच्छेद 22 में, 39 ए में, 21 ए में या 17 में, किस अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है? ये बोला गया है अनुच्छेद 39 ए में। कानूनी सहायता यहाँ पर प्रदान करने की बात कही जाती है। 39 ए में कानूनी प्रणाली की बात कही जाती है। ठीक है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीब हो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, तो उसको सरकार की तरफ से वकील यानी कि एक वकील की सेवाएं देने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। अनुच्छेद 39 ए में भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है। यह इसलिए किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का प्रभुत्व न जमाया जाए। इसलिए यहाँ पर किया गया है सुनिश्चित अधिकारों को, सांस्कृतिक अधिकारों को। राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। भारत सरकार कई विभिन्न उपाय करती है जैसे कि हाशियाई समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करवाना। कथन यहाँ पर भी, यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रही है की भूमिका की सराहना करे और उन्हें मान्यता दे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ए सही है लेकिन बी गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है यह उपाय इसलिए किए जाते ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करें और उन्हें मान्यता दें, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला तो राइट आंसर है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, जहाँ पर कहा गया है भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बात करूं अगर जेम्स मिल की, इसने भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। सेकेंड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एक पुस्तक थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसकी पुस्तक थी, है ना। ब्रिटिश इंडिया इसकी पुस्तक थी जिसने 3 पार्टों में इस बुक को इसने डिवाइड किया था। हिंदू भारत होगा, मुस्लिम भारत होगा और ब्रिटिश भारत होगा, जो कि धर्म के आधार पर इसने किया था। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल अर्थशास्त्री था। याद रखना, जेम्स मिल कौन था? अर्थशास्त्री था। कहाँ का शास्त्री था? स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। 1870 में यानी कि 1817 में था। ठीक है ना। अर्थशास्त्री था, दार्शनिक भी था स्कॉटलैंड का, जिसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में भारत के इतिहास को तोड़ दिया था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर क्या कहता है, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, जो कि यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। लेवल आप लोग यहाँ पर देखोगे, पेडागोजी क्वेश्चन किस प्रकार के लेवल के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? अधिगम की प्रक्रियाओं बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। सही हो जाएगा। अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। सही हो जाएगा। बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए। गलत हो जाएगा। परंतु भाषा को क्या करना चाहिए? सरलीकृत करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है नहीं करना चाहिए, इसलिए सी वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए और बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, कहता है कि सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय विधि हो सकती है, क्योंकि
जो फिल्में होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? वो दर्शाती हैं, यह उन सामाजिक संदर्भों, वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो अपेक्षित और अनसुनी होती हैं, है ना? फिल्में यही करती हैं, अनसुनी बातों को बताने का यहाँ पर प्रयास करती हैं। यही वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगले प्रश्न में कहा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। चलिए चुन लेते हैं उपयुक्त विकल्प। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को ऐसा ही यहाँ पर करना चाहिए। पहला तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही माना जाएगा। पहला कैसा? बिल्कुल सही ही माना यहाँ पर जाएगा। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा है उठाना नहीं चाहिए, परंतु उठाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, है ना? सामना करना चाहिए, संवेदनशील मुद्दों को बच्चों के सामने रखना चाहिए, उनके विचारों को रखना चाहिए। यहाँ पर लिखा है नहीं रखना चाहिए, गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु बी गलत है। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन था। आगे इस क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। बच्चों को आप समझाओगे क्लाइमेट चेंज, है ना? तो सबसे पहले आप बच्चों को क्या किस जरिए इसको बताओगे क्लाइमेट चेंज को? केस या वृत्त अध्ययन के द्वारा, पाठ्य पुस्तक के द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा, कहानी या कथा वाचन के द्वारा। कहानी कथा इसमें नहीं चलती है आपके जलवायु परिवर्तन में, ठीक है ना? पाठ्य पुस्तक से बताओगे यानी प्रश्न उत्तर से बताओगे। सबसे बढ़िया यहाँ पर क्या तरीका यहाँ पर होगा? एक तो क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं, कभी एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपको। भूकंप को समझाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? जलवायु परिवर्तन को समझाने का अच्छा तरीका क्या है? वर्षा के वितरण को दर्शाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? आतपन को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो कि मुझे यहाँ पर याद आ गए और मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना? तो जलवायु परिवर्तन को बच्चों को अगर आपको समझाना है, उसके लिए आपको यहाँ पर बच्चों के सामने क्या करना पड़ेगा? केस या वृत्त अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि केस स्टडी। क्या? केस स्टडी यहाँ पर करनी पड़ेगी। राइट आंसर यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, केस स्टडी। पाठ्य पुस्तक आपका कभी भी राइट आंसर होता ही नहीं है, ना ही प्रश्न उत्तर, ना ही कहानी कथा वाला। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, जहाँ पर कहता है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? आपको समस्या समाधान विधि का इस्तेमाल करना है, आखिर आप उस विधि का इस्तेमाल क्यों करोगे? इसका कारण क्या होगा? वही आपको यहाँ पर बताना है। विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकें, ताकि पाठ्यक्रम पूरा हो सके। विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाने में मदद करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका होती है। कैसी होती है? व्याख्यान देने की। व्याख्यान देना मैंने आपको बताया है सरासर गलत होता है। कैसा होता है? हमेशा ही व्याख्या देना, रटाना, ये शब्द आपके नेगेटिव आते हैं, यानी कि नकारात्मक होते हैं, गलत होते हैं। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ सही जवाब देना, सिर्फ लिखा हो या ओनली लिखा हो तो ये आपका गलत होता है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ किताबों को पढ़ना, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जागना रचनावादी में होनी चाहिए भूमिका एक अध्यापक की। तो राइट आंसर केवल और केवल यहाँ पर 4 वाला इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। संकल्पनाओं की समझ बोध को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। आपने देखा होगा कई ऐसे टीचर होते हैं जो परिभाषाओं को ही लिखाते रहते हैं बच्चों को, और बच्चे लिख लिख कर परेशान होते रहते हैं। तो ऐसा अध्यापक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो परिभाषाओं से बच्चों को बचाना चाहिए, उसकी जगह पर संकल्पनाओं की समझ या बोध को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना? तो पहला वाला तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाओं से बचना चाहिए, सही हो जाएगा यहाँ पर। संकलनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित या प्रश्न पूछने चाहिए, सही हो जाएगा। आपके यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। थर्ड वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, लिंग बोध
जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण है। तो हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रूढ़िबद्ध धारणा से देखने को मिलेगा। इस पेपर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए रूढ़िबद्ध धारणा से, पहले एक आपको करा चुका हूँ, दूसरा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है रूढ़िबद्ध धारणा वाला, जो कि चुनौती देता हो। लड़कियां रोती हैं, बिल्कुल रोती हैं, ये तो आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है ना कि चुनौती देता है। लड़के नहीं रोते हैं, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़कियां जोर से हंसती हैं, लड़के नटखट होते हैं। आपको यहाँ पर चुनौती देने वाला कथन बताना है। चुनौती यहाँ पर देता है लड़कियां जोर से हंसती हैं, ये चुनौती देता है, बल्कि लड़कियां रोती हैं ऐसी तो रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़के नटखट होते हैं, ये तो आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है लड़कों के प्रति। तो चुनौती यहाँ पर क्या देती है, लड़कियां जोर से हंसती हैं। और यहाँ पर लिखना चाहूँ, लड़की अच्छी वाहन चालक होती है, वाहन चालक होती है, ये भी क्या है, ये भी एक चुनौती देने वाला उदाहरण है। अक्सर पुरुष द्वारा कहा जाता है लड़की वाहन नहीं चला सकती है, तो वाहन चालक होती है अगर मैं कह दूं तो ये चुनौती देने वाला यहाँ पर धारणा बन जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर लड़कियां जोर से हंसती हैं, जो कि एक चुनौती देती है, बल्कि कहा जाता है लड़कियां रोने वाली होती हैं, ये रूढ़िबद्ध धारणा होती है। चुनौती वाला पूछा था आपसे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे? कौन सी सामाजिक बुराइयां थीं जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे? किरथर और सुलेमान वन किस देश में स्थित है? इतिहास में वे किस कारण से प्रसिद्ध थे? तो क्वेश्चन पेडागोजी का लेवल आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, जो कि NCERT से ही उठाकर पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। हूबहू क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं बार बार, इसलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आपकी परीक्षा तक मैं कराता रहूँगा। ठीक है ना, कम टाइम है आपके एग्जाम में, आपको पता ही है। ठीक, तो आपको आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ाता है, उस कथन को यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहला वाला भी हो जाएगा, दूसरा वाला भी हो जाएगा, तीसरा वाला भी हो जाएगा। ABC यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है? यात्रा पद्धति प्रेक्षण, अनुभवात्मक अधिगम, संश्लेषण या सुदृढ़ीकरण? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेक्षण सिद्धांत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों A तथा B पर विचार करें। जब सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियां स्थानीय विषय वस्तु को समाविष्ट करती हैं, वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए अवसर प्रदान करती हैं। बिल्कुल अवसर प्रदान करती हैं, सही यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कथन यहाँ पर है भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूह से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को जगह मिलती है। दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनेकत्व का उपयोग कथपरक थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है। कथपरक यानी कि थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों के सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती है। ये भी आपके सही हो जाएंगे, पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न जिसमें कहा जाता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक विज्ञान की जो NCERT की पुस्तक है उसमें आपको अधिक से अधिक चित्र और चित्रण देखने को मिलेंगे। इसका आपसे कारण यहाँ पर पूछा है। इसका एकमात्र कारण क्या होगा? पुस्तक को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए ये कारण नहीं माना जाता है, ठीक है ना, आकर्षक दिखाने के लिए। बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ भी जुड़ने में सहायता करते हैं जिन्होंने अनुभव ना किया हो, सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
वे स्वतः स्पष्ट तथा अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षण भार को कम करते हैं। ये यहाँ पर आपका कैसा होगा? सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्री पर काम कर सकते हैं। तो इसका जो जो पाठ्य पुस्तक में जो चित्रण और चित्र होते हैं, ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका आपकी जो ज़्यादातर निभाएंगी वो बी और सी में ही निभाएंगी। बी और सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क की श्रेष्ठ व्याख्या करने वाले कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। प्रोजेक्ट वर्क से क्वेश्चन कहाँ से? प्रोजेक्ट वर्क से एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। तो उसकी व्याख्या कौन करता है? यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। छात्र स्वतंत्र सोच तथा कार्य प्रणाली विकसित कर सकते हैं। सही। ये छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता है। करेक्ट। ये छात्रों को अपने तर्क के निर्माण करने में स्वतंत्रता देता है। करेक्ट। BCD यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रति अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं? यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। संसाधन क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी एक अवधारणात्मक समझ को यहाँ पर आकलन करता है। संसाधन क्या है? स्वामित्व के आधार पर इसको बताओ। वित्त कमीशन क्या है? राज्य वित्त कमीशन के मुख्य प्रकारों पर चर्चा करें। ये क्या है? ये एक प्रकार का आपका यहाँ पर क्या करता है? आकलन नहीं करता है। मुख्य प्रकारों पर चर्चा करें। अवधारणा यहाँ पर आपकी विकसित नहीं होने वाली है। वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया था? ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि आकलन पर बल देगा। सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये भी यहाँ पर हो जाएगा। बी वाले को छोड़कर यहाँ पर आपके सभी आंसर हो जाएंगे। ACD यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ACD। वित्त कमीशन क्या है? राज्य वित्त कमीशन के मुख्य प्रकार, यानी कि उनके प्रकार जो कार्य हैं उन पर बात करनी है। इससे आपकी अवधारणात्मक जो समझ होगी उसका यहाँ पर सही से आकलन नहीं हो सकता है। बी को छोड़कर सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है आपके। सतत और व्यापक मूल्यांकन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना बिल्कुल करना चाहिए, सही होगा। अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाते हैं, सही है। बारंबार कलम पेन और कागज परीक्षणों का आयोजन करना, यानी कि बार बार पेपर और कलम वाली परीक्षा का आयोजन कराना, ये तो गलत होता ही। बार बार परीक्षा कराना। परियोजनाओं और जांच आधारित विधियों में सहायता करना, ये सही है। सी को छोड़कर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ABD हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है 88 नंबर का क्वेश्चन। कहता है RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? आपको यहाँ पर बताना है कि इसका अनुसरण यहाँ पर करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना बिल्कुल करना चाहिए। विद्यार्थियों की समय निष्ठा पर, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर करना चाहिए। अन्वेषण के अवसर प्रदान करना चाहिए। ACD तो यहाँ पर करेक्ट लग ही रहे हैं, ठीक है ना। ACD तो राइट आंसर यहाँ पर ACD आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और सभी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। बी वाला यहाँ पर विद्यार्थियों की विषय निष्ठा यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। बी वाली गलत हो जाएगी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 89 नंबर का। कहता है हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मापन करता है। किस योग्यता का मापन करता है? यहाँ पर आपको बताना है। साधारणीकरण या सामान्यीकरण, परिकल्पना निर्माण, निष्कर्ष निकालना या तर्क शक्ति। राइट आंसर यहाँ पर होगा परिकल्पना निर्माण। नहीं, यहाँ पर क्या होगा आपका? ये मैंने गलत यहाँ पर टिक कर दिया है। राइट आंसर यहाँ पर होगा निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? बच्चों से आप पूछोगे प्रश्न
तो इसमें किस योग्यता का मापन किया जाता है? निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालते हैं किस लिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विद्यार्थी पत्राधान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः आंकने के लिए करते हैं। किसको आंकने के लिए करते हैं? तो ये करते हैं विद्यार्थियों के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों और उनकी अधिगम के भाग की तरह। सही हो जाएगा यहाँ पर। एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों के विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को भी संस्थान के अंदर और बाहर पाठकोत्तर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को भी, तीनों आपके यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।